को पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमारी सोच और एनालिसिस के मुताबिक ये बिल्कुल फ्लॉप प्रोग्राम होगा। इस दफा भी पहुंचेंगे। फर्क ये है कि इस दफा पहुंच के वहां से उठेंगे नहीं। लोगों के बच्चों को जो लेके आएंगे 24 को, अपने बच्चे भी लगाए, आगे लगाए। आप 24 तारीख को मायूस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। आज सबसे पहले हम बात करेंगे 24 नवंबर के पीटीआई के एहतजाज की, जहां तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत केपी में सर जोड़े बैठी है, तो वहीं दूसरी जानिब पार्टी की क़यादत में इख्तलाफात की खबरें भी इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ तो बुशरा बीबी पार्टी की क़यादत को हिदायत जारी करती नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब अलीमा खान का मौक़िफ़ अलग सा दिख रहा है। वहीं तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी अपनी मौजूदा क़यादत से शिकवे करते दिखाई दिए। कहते हैं पार्टी की मौजूदा क़यादत हमारे मुताल्लिक़ कोई बात ही नहीं करती और हम असीर रहनुमाओं को सब भूल चुके हैं। हुकूमत भी इस एहतजाज की कॉल पर अपना मौक़िफ़ दिए बगैर ना रह पाई। वफाकी वज़रा और दीगर क़यादत ने एहतजाज को फ्लॉप शो अभी से करार देना शुरू कर दिया है। बाज़ वज़रा तो कहते हैं एहतजाज सिर्फ हेडलाइंस में रहने के लिए किया जा रहा है। वहीं अली अमीन और दीगर क़यादत एहतजाज को कामयाब करने के लिए मोबिलाइजेशन मुहिम चलाने में इस वक्त भी मसरूफ़ है। अली अमीन गंडापुर एक तरफ जारहाना बयानियाँ रखे हुए हैं, तो दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट से भी मदद की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। तज्ज़ियाकारों का यही कहना है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। आज तवक्को की जा रही थी कि एपेक्स कमेटी की मीटिंग भी होगी और बर्फ़ को पिघलाने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब कोशिश करेंगे, जो कि अब कल की जाएगी, जिसमें मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। सारे चीफ्स मौजूद होंगे, चीफ मिनिस्टर्स होंगे। बात करें अगर दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ की, तो उनके जो साहबजादे हैं हसन नवाज, उनके बरतानवी हुकूमत ने टैक्स फ्रॉड केस में बैंक करप्ट करार दे दिया है, दिवालिया करार दे दिया है। लंदन हाई कोर्ट ने 108 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा है कि हसन नवाज को साल 2023 के केस में दिवालिया करार दिया गया। इस खबर की कमाल बात क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कमाल बात यह है कि सज़ा मई 2024 में हुई है और खबर नवंबर 2024 में आई है। सोने पे सुहागा बात क्या है, किसी सहाफ़ी ने खबर नहीं दी है, बल्कि एक शहरी ने खबर निकाली है, और जिससे वाज़ेह हो जाता है कि बरतानिया में भी सहाफ़त का हाल कुछ पाकिस्तान जैसा ही है शायद, या फिर वहाँ पर भी लिफाफा सहाफ़त बढ़ गई है। अगली खबर और पाकिस्तान के लिए मजीद शर्मिंदगी का बायस भी है। इस खबर से पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि एक सरकारी उलमा है इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरी तरफ निजी उलमा है। सरकारी उलमा रियासत के कहने पर अपना दिमाग और दीनी उसूल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हुक्म की तामील की जाएगी। तारीख गवाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इमामों ने, तमाम उलमा हक ने, औलिया ने कभी बादशाह के साथ उनका हाथ नहीं मिलाया, इस्लामी नजरियात की कुर्बानी नहीं दी, असीरी की जिंदगी अपनाई, सारी सोबतें झेली। लेकिन पाकिस्तान में अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ, मजहब फरोशी इसमें इस वक्त नंबर 1 है। हम दुनिया में नंबर 1 है मजहब फरोशी की, और यही वजह है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल की जानिब से चंद रोज़ कबल VPN के इस्तेमाल को गैर शरई करार दिए जाने के फतवे ने मुल्क में एक नई बहस छेड़ दी है। अवाम के साथ नामवर उलमा और वफाकी वज़रा की जानिब से भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवे को गलत करार दिया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। नामवर मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील ने अपने बयान में कहा है कि यह फतवा बिल्कुल ही गलत है। अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल हराम है। हमारे 365 पर उन्होंने बात कही। अब इस मामले पर चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है, वजाहतें दे रहे हैं। रागिब नईमी का कहना है कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी उमूर में रहा है, इसीलिए फतवा दिया गया। आखिर में यकीनन मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि हमारे मौलाना हजरात क्यों भूल जाते हैं। इमाम हम्बली, हनफी, शाफी, मालिकी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर तमाम तर उलमाए ने, तमाम तर औलिया ने कभी भी बादशाह की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, जो आज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। खैर, इस पर तफसीलन बात करेंगे प्रोग्राम में। और ये भी एक आज का इशू है कि इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो बाइडन ने जाते जाते वो कर दिखाया, जिसकी
उम्मीद ट्रंप भी नहीं कर रहे थे। बाइडेन ने यूक्रेन को दूर तक मार करने वाले अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है रशिया पर। यूक्रेन कई माह से ये इजाज़त मांग रहा था अमरीका से, और ये मिसाइल वो हैं जो अमरीका ही यूक्रेन को सप्लाई करता है। अरबों डॉलर के ये मिसाइल हैं और अब वो इस्तेमाल करेगा। जबकि ब्राज़ील के शहर रियो दी जनेरो में होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस का आज से बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें शिरकत के लिए जो बाइडेन, शी जिनपिंग, रूस के वजीर खारजा और भारतीय वजीर आजम मोदी भी शिरकत करेंगे। रियो दी जनेरो पहुंच चुके हैं और बाइडेन की आखिरी कॉन्फ्रेंस होगी एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब देखना यह है कि इस समिट में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, क्या वो इस जंग को जो बाइडेन जाते जाते हवा दे रहे हैं उसको कंट्रोल कर पाएगी, उसे रोक पाएगी, या फिर मुल्क के हालात और दुनिया के हालात इसी रफ्तार से बदलते रहेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ बड़े मेहमान मौजूद हैं जिनको मैं मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं अली राशिद साहब ने ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अली, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। PMLN से बशीर मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बशीर मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर टाइम लाए। और हमें नदीम कुरैशी साहब ने फ्रॉम PTI ज्वाइन किया। नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रूलिंग पार्टी। बशीर मेमन साहब से हमारा राब्ता होने वाला है। अली राशिद, आई स्टार्ट विद यू क्योंकि आप सबसे बड़े एलाए हैं रूलिंग पार्टी के। इस वक्त इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हुकूमत की बौखलाहट PTI के एहतजाज की कॉल पर आपको लगता है कि सही है, बनती है, हुकूमत को पैनिक करना चाहिए क्योंकि हुकूमत PTI को इतने वक्त से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है PDM 1, PDM 2 और अब 24 का प्रोटेस्ट, मोबिलाइजेशन शुरू। क्या आपको लगता है कि 24 से पहले पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी या फिर PTI अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो जाएगी? अली राशिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे हिसाब से तो PTI का डेमोक्रेटिक राइट है अगर उनको प्रोटेस्ट करना है, मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हुकूमत वक्त क्या पैनिक कर रही है उनके इस प्रोटेस्ट से, नहीं, आई डोंट थिंक सो। इसलिए माजी में रिसेंट पास्ट में आप देख चुके हैं कि जितने भी उन्होंने कॉल्स दी हैं, जितने भी प्रोटेस्ट PTI ने करने की कोशिश की है, वो नाकाम रही। एंड उसका एग्जांपल मैं आपको सिर्फ ये दूंगा कि आप CM KP हो गया या थोड़ी मशीनरी वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह हो गए जो साथ वो लेके आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप उठा के देखें, सेनेटर्स, MNAs, MPAs, PTI के अराउंड टोटल 300+ पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनमें से कोई भी शख्स आपको इनके माजी के प्रोटेस्ट में दिखाई दिया नहीं। जब लीडरशिप ही नहीं मौजूद, अंदरूनी तौर पे इनके मामलात ही तय पा नहीं सक रहे हैं, ये अपने डिफरेंसेस ही साइड नहीं रख सक रहे जो मंजर आम पे हैं, ये आई फील कि प्रोटेस्ट करने से बेहतर है कि ये आपस में बैठें, अपने मसले सुलझाएं। और खुद उलझते जा रहे हैं ये, और कोई इस चीज़ से कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाली है। तो मेरे हिसाब से पैनिक करने की कोई बात भी नहीं है। और आपके सामने ही है कि अगर 24 से पहले इनके जितने भी लीडर्स हैं वो एक धड़ाबंदी जो है वो हमें वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रही है। और देखिए, मेरे हिसाब से रोडों पे कौन आता है, प्रोटेस्ट कौन करता है, वो करता है जिसकी सुनवाई नहीं हो रही हो। यहाँ आपको पता है कि हुकूमत जो है वेलकम करती है कि आप आएँ, डायलॉग करें, लेट्स सिट ऑन द टेबल, अगर कोई मुतालबात आपके जायज़ हैं तो हम उस पर बात करते हैं। मगर वो जैसे आपने कहा हेडलाइंस में रहने के लिए या अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस रखने के लिए, इसलिए इनका नैरेटिव क्या था जब ये स्टार्ट हुए थे कि जी महंगाई है, आवाम पिस रही है। मगर आप देखें, इन्फ्लेशन भी 38% से सिंगल डिजिट में आ गई है, 9% या 8%। इंटरेस्ट रेट्स भी कट हो रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट ने बुलंद तरीन सतह अपनी क्रॉस की, 95,000 पॉइंट्स, और इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चीज़ें हो रही हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। उनको ये भी लग रहा है कि आवाम इनका साथ नहीं देगी। उनकी ऑलरेडी जो वर्कर्स हैं वो वैसे ही मायूस हो चुके हैं। लीडरशिप जब मौजूद नहीं ग्राउंड पे होगी, लास्ट प्रोटेस्ट में तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जितने भी लोग थे, जूम कॉल और वीडियो बयान दे रहे थे, ऑन ग्राउंड कोई मौजूद ही नहीं था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, राइट। नदीम साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि बुशरा बीबी इस एहतजाज को लीड करेंगी, अलीमा खान साहिबा इस एहतजाज को लीड करेंगी, इमरान खान इस एहतजाज को लीड करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये देरीना ख्वाहिश भी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो 2032 से पहले जेल से बाहर आ पाएंगे। कौन लीड करेगा? क्या ये एहतजाज कामयाब होगा? क्या इस एहतजाज से पहले क्रैकडाउन फिर से शुरू हो जाएगा? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप पे हम सब पे रहम फरमाए। आमीन आमीन।
आपने जो 2032 की पेशन गोई की है, जी सर, लगता है आप भी पीटीवी में किसी जॉब के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत सारे हमारे जो एनालिस्ट हैं और एंकर्स हैं, जब वो असल एसी में हाथ से आगे बढ़ जाते हैं तो उनको फौरन मैं अगले रोज देखता हूँ वो पीटीवी की स्क्रीन पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अब थोड़ा लहजा रखते हैं, लेकिन आपकी पेशन कोई मेरी समझ से बाहर है। नहीं आओ, अल्लाह ताला। सर मैं आपको अकेले में बताऊंगा मैं क्यों 2032 कह रहा हूँ। खैर प्लीज कंटिन्यू। कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को दावा होता है कि हम हमेशा रहेंगे, लेकिन हमेशा की बादशाही। पर मैंने ये भी तो कहा कि इमरान खान शायद 24 तारीख को एहतजाज को लीड करेंगे। सर ये कहने वाले को पीटीवी में नौकरी नहीं मिलेगी सर। नहीं, इमरान खान साहब इंशाल्लाह इस मुल्क को लीड करेंगे। एहतजाज अब अपने आखिरी मराहिल में है, और मैं आपको गुजारिश कर दूं, बुशरा बीबी साहिबा हो या नीमा खान साहबा हो, ये जाहिर फैमिली मेंबर्स हैं। इमरान खान साहब के एक ज़ौजा है, एक हमशीरा है, इनसे बड़े रिश्ते क्या होंगे। और जब कोई शख्स किसी तकलीफ में होता है तो उसके फॉलोअर्स के साथ साथ, बल्कि फॉलोअर से कहीं ज्यादा वो फैमिली मेंबर्स जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए होते हैं उनको ज्यादा तकलीफ और अजियत होती है। मुझे 100% उम्मीद है कि पाकिस्तान शऊरी तौर पे आज आम पाकिस्तानी जहां पहुंचा हुआ है, हम अपने मतलूबा नताइज जरूर हासिल करेंगे। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी के दिन अब लफाजी की बजाय हकीकतन अमली जामा पहनने के करीब है। और मैं अली राशिद साहब को बड़े एहतराम से, बड़ा लेजेंड का बड़ा शाइस्ता है, लेकिन बातें ये हस्ब मामूल ज़ाहिर है हुकूमती बेंचेस पर है। हुक्मरानी का जो एक ज़ुहूम होता है, हुक्मरानी का एक घमंड होता है, ताकत का जो तकब्बुर होता है, वो लहजों में नरम लहजों में बड़ी सख्ती ले आता है। मैं इनको गुजारिश कर दूं, इन्होंने फरमाया कि जी पीटीआई की लीडरशिप एहतजाज पे नहीं होती, ये सिर्फ पिछले 2 माह में FIR की फहरिस्त मंगवा लें, पंजाब की, इस्लामाबाद की, और गिरफ्तारियों की फहरिस्त मंगवा लें, और जेल से जो रोजगार जारी हुई हैं, तो आप इनको अंदाजा हो जाएगा कितने अराकीन असम्बली, पंजाब असम्बली, कितने अराकीन नेशनल असम्बली गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, और कई लोग तो 30 दिन से अभी तक डिटेन है। मैं खुद पार्ट ऑफ द असम्बली हूँ। शायद ही कोई रुकन असम्बली ऐसा हो जिसको इस दौरान पुरअमन एहतजाज पर इस तकलीफ की, इस सोबत की, और ये गिरफ्तारी से बड़ी चीज फैमिली की हरासमेंट, बिजनेस का डिस्टर्ब होना, और वो हर हथकंडा जो पाकिस्तान में किस तमाम सियासी जमातों के खिलाफ कभी कोई हथकंडा इस्तेमाल हुआ, कभी कोई हथकंडा इस्तेमाल हुआ, वो तमाम जॉइंट वेंचर्स आज तहरीक इंसाफ अकेली के खिलाफ मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, और कोई नहीं कर रहा। हुकूमत का हमें हुक्म दिया कि अकेले में कहते हैं जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, 100% यही कर रहे हैं। जिसके हाथ में जो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है वही कर रहा है। तो मैं गुजारिश कर दूं, इंशाल्लाह वक्त आने वाला है, अवाम के शऊर के सामने, अवाम के जज्बात के सामने कभी भी ये रेत की दीवारें ठहरती नहीं है। अगर इतना खौफ इन पे ना हो तो आज से 144 लगाना और ये स्मोक की आड़ में पूरे पंजाब में एक तरह का लॉकडाउन कर देना, और आपने कहा ना गिरफ्तारियां आज से शुरू हैं। आज मैं आपको बहुत सारी जगहों की बता सकता हूँ जहाँ अभी से अगर इनको ये अंदाजा है, जैसे मेरे भाई ने फरमाया जी पहले एहतजाज नाकाम हो गए, भाई अगर नाकाम ही हो गए हैं तो आप सरकारी मशीनरी जिसने एक जराइम पेशा शख्स को पकड़ना है, जिसने एक आम आदमी को तहफ्फुज़ देना है, निजाम को अब मुझे इजाजत दे, बशीर मेमन साहब आ गए हैं। बशीर साहब से हुकूमती राय भी जानना जरूरी है। विद योर परमिशन, सॉरी टू इंटरप्ट नदीम साहब। बशीर मेमन साहब थैंक यू आपके वक्त के लिए। मेमन साहब 24 तारीख को एहतजाज है, 18 तारीख को इस्लामाबाद में 144 लगा दी गई है। वाज़े हो जाता है हुकूमत बौखलाहट और पैनिक का शिकार है। जब एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पीटीआई के एहतजाज नाकाम, कुछ नहीं कर पाए, फ्लॉप शो, मिस्ड कॉल, और फिर दूसरी तरफ आपकी तैयारियां देखते हैं एहतजाज को रोकने के लिए कि मोटरवे खोद दी, कील फेंक दिए, क्या कुछ नहीं किया गया, तो लगता है कि हुकूमत है बड़ी परेशान। क्या है, आप तस्दीक करेंगे इस बात की बशीर मेमन साहब? मैं अस्सलाम वालेकुम आपको और पार्टिसिपेंट्स को और आपके व्यूअर्स को जो लाखों करोड़ों की तादाद में मौजूद है पाकिस्तान में, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये कोई सियासी जमात है जिसको हक दिया जाए कि वो एहतजाज करे? ये इंतशार, फितना और दहशतगर्दी फैलाने वाली जमात है, पेट्रोल बम वाली जमात है। ये अपने साथ पुलिस के जत्थे, एक पुलिस की प्रोविंशियल पुलिस के जत्थे लेकर के दूसरे प्रोविंस की पुलिस के साथ लड़वाने के लिए आने वाले लोग हैं। एहतजाज का हक सिर्फ सियासी जमात का वो होता है।
एहतजाज का हक फॉरेन फंडेड जमात को नहीं होता, फॉरेन फंडेड लोगों को नहीं होता, फिर तो सबको देनी पड़ेगी। अब ये सोचें, जो दहशतगर्द, ये तो अभी डिक्लेयर नहीं हुए ना, लेकिन जो दहशतगर्द जमात के जो आप उसमें ये देखेंगे जो डेफिनेशन है दहशतगर्द जमात की, उसमें ये दूरी उतरती है नहीं उतरती। मुझे मैं आपसे एक और जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं बशीर मेमन साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपसे ही जानना चाहता हूं, ये बताइए आपके लीडर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे हसन नवाज को बरतानिया में बैंक करप्ट करार दे दिया गया है, दिवालिया करार दे दिया गया है, उन्होंने टैक्स फ्रॉड किया है, सजा हो गई है, मई में सजा हुई थी, नवंबर में खबर आई है, किसी सहाफ़ी ने नहीं निकाली, एक शहरी ने निकाली। हैरत अंगेज बात लगी है कि सारे सहाफ़ी को चुप करा दिया गया था। अब हैरान इस बात पे हैं लोग कि सर जिसका बेटा लंदन में टैक्स नहीं दे रहा है वो अपनी कौम से पाकिस्तान में मुतालबा कर रहा है कि टैक्स दो। मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट करूं सर, वहाँ के अपने टैक्स लॉज हैं, अपने टैक्स रेगुलेशंस हैं, अपने टैक्स के निज़ाम है और उनका अपना टैक्स का एक तरीक़ेकार है। हम अगर आप, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी स्टेटमेंट को दोहराऊं सर कि पूरी दुनिया की सहाफ़ी बरादरी को PMLN के लीडर खरीद सकते हैं और उनका खामोश करवा सकते हैं। लंदन के तो खरीद सकते हैं ना, लंदन में इतने सारे पाकिस्तानी नहीं होंगे सर, गिनती चुनती क्यों होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सलाम है ना, अब फिर तो गाली मुक गई, फिर तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब मेरी कायदीन का मुकाबला ही नहीं है, इतना मतलब फिर तो कोई मुकाबला ही नहीं, फिर तो कोई मुकाबला नहीं ना जी। मैं आपको एक अर्ज करूं जी सर कि ये तो लंदन का टैक्स मैटर है, वो जाने उनका कानून, जाने उनका आईन जाने। लेकिन isn't it embarrassing, आप PMLN के, आपके लीडर का बेटा बैंक करप्ट हो जाए लंदन में, जिसकी इतनी सारी कंपनियां, आपको सर लगता नहीं कि इट्स वेरी इंसल्टिंग? आपसे आपके वर्कर पूछते नहीं कि सर आपके लीडर का बेटा बैंक करप्ट दिवालिया हो गया? अब आती है इस बात पे, जमाइमा खान का भाई वो उधर पकड़ा गया था, जिसको सपोर्ट किया था हमारे PTI ने। सर जमाइमा खान वजीर आजम पाकिस्तान तो नहीं थी ना मेमन साहब? मेरी बात तो सुनिए, मैं पूरी बात कर जाऊं। उनके भाई को सपोर्ट किया था हमारे PTI के पानी में, यहाँ से बैठ करके उनके इलेक्शंस में अगेंस्ट पाकिस्तानी, सुनिए, सादिक खान के खिलाफ जी, और वो पकड़ा गया था फ्रांस में वो करते हुए, तो स्पेन में उसकी इलीगल प्रॉपर्टी निकल आई, लंदन के टैक्स अथॉरिटीज ने निकाला, उसको हमने कभी भी सियासी मसला नहीं बनाया। हालांकि जमाइमा खान साहिबा और उनकी पूरी फैमिली जी पूरे का पूरा जोर लगाते हैं, गोल्डस्मिथ फैमिली और ये यहूदी लॉबी जितनी भी है दुनिया में, वो सारी की सारी जोर लगाती है PTI के लिए। मेमन साहब मुझे इजाज़त दें, मैं दूसरों को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। अली राशिद इज़ अ सीनियर लॉयर एज वेल, और वो टेक्निकल चीज़ें बहुत समझते हैं। अली, चले हमने मान लिया कि उन मुल्कों में बैंकरप्सी होती है, इट्स नथिंग न्यू, मलिक रियाज को भी प्रॉब्लम हुई थी, फिर उनके 190 मिलियन पाउंड जो थे वापस पाकिस्तान आए थे। माई क्वेश्चन टू यू इज़, एज ए पॉलिटिशियन, ये कोई बेइज्जती की बात नहीं होती? क्या ये इंसल्टिंग नहीं होता? और क्या नवाज शरीफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने बेटे की इतनी बेइज्जती ना करवाते, बचा लेते, अपनी सियासी साख को नुकसान ना होने देते? अली देखें, वो अब इसके भी दो साइड्स हैं। अगर आप देखना चाहें, इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इफ़ यू आस्क मी तो हाँ, इट इज़ अ बिट एम्बैरेसिंग कि आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो साहबजादे हैं बैंक्रप्सी हुई, बट आई डोंट नो कि ये टैक्स फ्रॉड की आप बात कर रहे हैं या उनका कोई कारोबार था जो चल नहीं सका, वो चला नहीं सके और उस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अगर उनकी कंपनी नहीं चली, बिजनेस नहीं चला, वो बैंक्रप्ट हो गई, तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इफ इट गुड, बट आई थिंक पॉजिटिव अगर पहलू अगर उसका आप देखें तो जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते थोड़ा इन्फ्लुएंस करते या कोई काम करते, मे बी ही सेड कि भाई ऑन योर ओन। नहीं, वो मैंने वो पढ़ा है कि लंदन में जो लोग बैंकरप्सी फाइल करते हैं उनको 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है और 1 साल के बाद उनको फिर रिलीफ मिल जाता है, दे कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन न्यू। तो आई थिंक वहाँ के लिए देखते हुए पैसे बचाने के लिए दिस वाज द बेस्ट डिसीजन। उसमें होता ये है कि बेसिकली इफ यू गो बैंकरप्ट तो कोई भी लाइबिलिटी आपकी जो होती है आउटस्टैंडिंग, वो सब माफ हो जाती है, कर्जे माफ हो जाते हैं।
जी, एंड देन आफ्टर 1 ईयर यू कैन स्टार्ट फ्रेश। तो वो जो माजी मैं समझता हूँ अली, सबसे पहले पाकिस्तान को बैंकरप्सी फाइल करनी चाहिए, कर्जे हमारे माफ हो जाए। सब मुझे ब्रेक पे जाना है अली, सॉरी टू इंटरप्ट। नदीम साहब, योर व्यूज ऑन इट, हसन नवाज साहब के साथ जो हुआ लंदन में। देखिए, इसका बेहतर जवाब तो PMLN की तरफ से ये होना चाहिए कि जी उनके किसी बिजनेस फेलो को, उनके किसी लायर्स को बुलाकर जवाब दिया जाए। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब PMLN की लीडरशिप अपने क़यादत के हर गुनाह और सवाब को अपने लिए एक फर्ज समझ लेती है, उस पर जवाब देना कितनी मजे का खेल बात है। या आपने मेमन साहब से सवाल किया, हसन नवाज साहब का, जिनकी बहन वज़ीर आला है, जिनके चचा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, जिनके वालिद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और आज भी उनकी दूसरी, तीसरी, चौथी नस्ल इस मुल्क के 80-80, 90-90 साल के बुजुर्गों पे इक़्तिदार के लिए तैयार। और मेमन साहब ने जवाब दे दिया। जवाब आ गया। नदीम साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम, सो सॉरी। थैंक यू नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू अली राशिद साहब, थैंक यू बशीर। मेरे मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करें फैसल चौधरी। इमरान खान से तफसील उन्होंने मुलाकात की है, उनके पास कोई डिटेल इंफॉर्मेशन भी है कि कौन लीड करेगा 24 का एहतजाज। जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू 365 डिग्रीज। आज हम जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कप्तान की मुलाकात उनके वकला से रही। फैसल चौधरी साहब उस मुलाकात में मौजूद थे और इस वक्त फैसल चौधरी साहब हमारे साथ भी मौजूद है। फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। चौधरी साहब, बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें डील की भी हैं, ढील की भी हैं। कोई कह रहा है सऊदी अरब भेजना चाह रहे हैं लोग उनको। कप्तान का इस वक्त क्या हालात हैं उनके? क्या आपको लगता है कि कोई डील होने वाली है, वो कोई मुल्क से बाहर जाने वाले हैं, 24 तारीख से पहले कुछ होगा, या आपको लगता है 24 तारीख के एहतजाज के बाद कुछ होगा? मोराल कैसा है, कुछ बताइए सर आज की मुलाकात के बारे में। डील और ढील की खबरों पे तो मैं आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। ओके। ना इमरान खान ने पहले डील की है, ना वो अब डील करेंगे। अगर वो डील करना चाहते हैं तो अभी शाम को चार्टर डीआर आ जाए, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ किया है। एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा रिफ्यूज़ किया है। जहाँ तक बात यह है कि उनको 24 के बाद या 24 के पहले तो जो एहतजाज है वो तो बुनियादी तौर पे डेमोक्रेसी के लिए। आज भी उन्होंने ये कहा है, मीडिया से बात करते हुए अंदर और हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पहले पार्टी को कॉल दी थी, अब मैं कौम को कॉल दे रहा हूँ। और उनका ये मतमा नज़र है कि 8 फरवरी को जैसे कौम निकली थी, अभी भी कौम निकले और इसमें जमहूरियत की बका के लिए, मुल्क में आइन की बहाली के लिए, जमहूरियत की बहाली के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, और जो मीडिया पे सेंसरशिप है, मीडिया के ऊपर जो दबाव है, उनके खिलाफ खड़ी हो। क्योंकि ये जो मामलात हैं ये तो गुलामी के मामलात हैं। तो कौम अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो, और जिस तरह से 8 फरवरी को कौम निकली है, उन्होंने अपील की है पूरी कौम। पर कौम परेशान है सर, कौम परेशान है। मुल्क का पहला सियासी लीडर है जो जेल जाके ना बीमार हो रहा है, ना अपने फार्म हाउस जा रहा है, सब जेल बना के, ना मुल्क से बाहर जा रहा है। चाह क्या रहा है सर खान? सर खान मुल्क में 3 चीज़ों का हदफ है उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो मैंडेट आपने चोरी किया 47 की हुकूमत लाई, वो वापस कीजिए। मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कीजिए, ताकि मुल्क में जुडिशरी जो कि अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, जिसको 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए एक डिपार्टमेंट तक रिड्यूस कर दिया गया है, उसको वापस करें। और जो माम असीरान जो हैं, जो प्रिजनर हैं, उनको आप झूठे केसेस में जिनको मुलव्वस किया गया है, उनको फौरी तौर पर रिलीज़ किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाए। ये 3 बुनियादी मकासद हैं इस एहतजाज के। कोई डायलॉग, कोई नेगोशिएशंस, कहा जा रहा था कि एपेक्स कमेटी का इजलास जो आज होना था वो कल होगा, उसमें गंडापुर साहब भी मौजूद होंगे, उसमें पाकिस्तान के सबसे ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद होंगे। एंड ऐसी स्पेकुलेशन थी कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। डू यू थिंक ये पॉसिबिलिटी वैलिड है सर? देखिए, मुज़ाकरात के लिए तो आज भी खान साहब ने कहा है कि देखिए उन्होंने तो मुज़ाकरात मुल्क के लिए करने हैं, कभी भी इनकार नहीं किया। जब ये केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसके दौरान भी बात हुई, उससे पहले बात हुई, तो उन्होंने पूरा डेलीगेशन भेजी। तो उस वक्त हुकूमत ने शर्त आयद कर दी कि काजी फायज़ी साहब नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से तो शर्तें नहीं लगाई जा सकती ना। एक आइन में जो टाइम फ्रेम दिया गया है
उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए और उस टाइम फ्रेम के मुताबिक ही मामलात होंगे। और अभी जो है जेल में बैठ के पीटीआई ने इलेक्शन जीती है, इमरान खान ने बिहाइंड द बार्स इलेक्शन जीती है, तो उनकी पार्टी को जो है क्यों डिनाई किया गया है? तो ये जमहूरियत जो है, जमहूरियत में देखिए ना, 2-3 चीज़ों के ऊपर होती है जमहूरियत। एक तो आज़ादी होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, फ्री एंड फेयर मीडिया होता है, और अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द कोर्ट्स एंड द पीपल। तो ये सारी चीजें तो खत्म कर दी। आप अपने कप्तान से तो मिलने जाते हैं, अपने नायब कप्तान से मिलने क्यों नहीं जाते सर? वो शिकवा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने ये बात की है, तो मेरा ख्याल में तो जो क़यादत है उनको जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए। वो एक सीरियस अपना सीनियर आरबी खान साहब ने उनकी ज़ात पे बड़ा एतमाद का इजहार किया। मैंने उनको ब्रीफ किया कि मेरी मुलाकात हुई थी और शाह महमूद साहब जो है बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको, शाह महमूद साहब के स्टांस को, शाह महमूद के कुर्बानी को बड़ा सराहते हैं। पर क्या आपने शाह महमूद साहब का बयान खान तक पहुंचाया सर? क्या उनका शिकवा खान तक पहुंचाया सर? जी, मैंने अपनी मुलाकात का अहवाल उनसे बयान किया और शाह महमूद साहब की जो स्टांस थी इमरान खान साहब की कॉज की, इमरान खान साहब के साथ खड़े होने की, मैंने उन तक पहुंचाई। बट डिड ही कुछ कहा उन्होंने इस कंसर्न के ऊपर कि शाह महमूद साहब शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, देखिए, शाह महमूद साहब ने भी ये इग्नोर करने की बात नहीं की है। उन्होंने ये कहा है कि आप मिल लें तो हम बेहतर पॉलिटिकल कोई स्ट्रैटेजी जो है कर सकते हैं, क्योंकि उनका बहुत तजर्बा है और इस तरह से दूसरे सीनियर लीडर हैं, उनसे भी मुलाकात होनी चाहिए। वो शिकवा नहीं है, शिकवा तो बना दिया जाता है मीडिया में, लेकिन मिलना तो चाहिए। जाहिर है वो सीनियर लीडरान हैं, उन सबसे मिलना चाहिए। ये जो अभी लोग हैं ये पार्टी में तो ज़ाहिर है उनसे बहुत जूनियर है। चौधरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अवाम को हुक्मरानों ने कहा था जल्दी इंसाफ मिलेगा। हकीकत क्या, अफसाना क्या, तो सब जानते ही हैं कि कितना जल्दी इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान के इलेक्शन को अब काफ़ी वक्त हो गया है, 3 माह के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा और अभी तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने सिर्फ 17% केसेस निपटाए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हों, पाकिस्तान की दीगर अदालतें हों, ये निज़ाम जिस तरह खान के केसेस चल रहे हैं, लग ये रहा है कि 2032 तक उनके केसेस चलते ही रहेंगे। निज़ाम में कुछ आप तब्दीली देख रहे हैं कोई आने वाले वक्त में, बेहतरी, खासतौर पर अदालती निज़ाम की बात हो रही है चौधरी साहब? नहीं, कहा ज़रूर गया कि ये डिपेंडेंसी है, लोगों के केसेस को देखना है, लेकिन असल में तो जो पोलिटिकल मोटिव था वो ये था कि आप अंगूठे के नीचे लाए सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे कोई अनहार का महकमा है या वकाफ का महकमा है या रेवेन्यू का महकमा है, तो वैसे कर दिया है। तो अदालत को तो उड़ा के रख दिया उन्होंने। जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है जो कि निज़ाम में चेक एंड बैलेंस को इंश्योर करती है, उसको तो 26वीं आईनी तरमीम में बिल्कुल तबाह कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया। और 26वीं आईनी तरमीम के रोल बैक होने तक ये दोबारा नहीं खड़ी होगी। और जहाँ तक पेंडेंसी का मामला है वो तो अभी दुगनी की तादाद। और 2032 तक खान भी जेल से बाहर नहीं आएगा। 2032 तक खान भी जेल से बाहर नहीं आएगा। तला साहब, मुझे इमरान खान साहब 24 तारीख का मार्च लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। How is that even possible, चौधरी साहब? He's in jail. सर, आप देखिएगा कि 24 तारीख को कैसे अवाम आती है और खान जो है वो लीड कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अवाम आके खान को फिर अडियाला से निकालेंगे या कोई और ताकत खान को अडियाला से निकालेगी? 24 तारीख में तो गिनती चुनती के दिन है सर। कानून की ताकत निकालेगी सर, अमन और इंसाफ की ताकत निकालेगी इंशाल्लाह। इमरान खान अल्लाह के फजल से बाहर होंगे। सर मैं हैरान हूँ, आपको कानून की ताकत में अब भी एतमाद है ये VPN के फियास्को के बावजूद सर? तो हमारी बात मान लिया कि जी, चले मान लेते हैं। थैंक यू फैसल चौधरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। आपने सुना फैसल चौधरी साहब पुरुम्मीद हैं कि 24 तारीख का PTI का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे। अब तो बहुत थोड़े से दिन बचे हैं। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यकीन नहीं आता। बिलीव इट और नॉट, ही इज अग्रीइंग टू इट। उनको लगता है ऐसा होगा। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को एक बड़ी इजाजत दे दी। इजाजत ये दी है कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं रशिया के खिलाफ, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रशिया भी अब लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करेगा, जो कि हम जानते हैं आज भी उसने यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया है, और अब ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ऐसे वक्त में जब पहले ही फलस्तीन और इजराइल की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, फैलती जा रही है, रशिया यूक्रेन की जंग भी फैलती जा रही है, और दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्क G20 इजलास में मिल रहे हैं ब्राजील के शहर रियो दी जनेरो में, और वहां हम जानते हैं चीनी सदर भी होंगे, जो बाइडेन की आखिरी समिट भी होगी एज प्रेसिडेंट, साथ साथ दूसरी वर्ल्ड पावर्स भी हैं। रशिया से पुतिन साहब नहीं आ रहे हैं, वो अपने वजीर खारजा को भेज रहे हैं। लेकिन क्या G20 दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर ये जंगें खत्म कर सकती हैं, कुछ हालात बेहतर कर सकती हैं, स्पेशली एक ऐसे वक्त में जब जो बाइडेन ने जंग को कंट्रोल करने के बजाय मजीद एस्केलेट करने के लिए इकदाम किए हैं? गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद खान साहब, साबिक सफीर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। जमील साहब, डू यू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस? आपको लगता है कि G20 समिट में कुछ हो पाएगा, ये जंगें खत्म हो पाएंगी? और क्या वजह हो सकती है कि बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को न सिर्फ मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं, परमिशन भी दे दी कि आप चलाइए? हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्ट्राइन उसके मुताबिक तो ठीक है, वो जाते जाते भी ये साबित करना चाहते हैं कि उनका डॉक्ट्राइन जो है या उनकी फॉरेन पॉलिसी वो बिल्कुल सही है, और वो चाहती हैं कि यूक्रेन की सपोर्ट जारी और सारी रहे। यूक्रेन को वो चाहते हैं कि वो लड़ता रहे रशिया के साथ, और अल्टीमेटली यूक्रेन इतना ताकतवर हो जाए जिसके के चांसेस बिल्कुल ही नज़र नहीं आते, कि इतना ताकतवर हो जाए कि वो उसको नेटो में शामिल कर लिया जाए या नेटो में खुद ब खुद शामिल हो जाए। दूसरी तरफ रशिया ने उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है, और शुरू से बताता आया है, 92 से बताता आया है कि रेड लाइन है। और उस वक्त जो बात तय पाई थी, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो रही थी, कि किसी सूरत में भी नेटो इस तरफ एक्सपेंशन नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने एक एक्सपेंशन की, दूसरी की, तीसरी की, रशिया वार्न करता रहा, फिर आखिर में जब रेड लाइन आए तो अभी जो बाइडेन जाते जाते ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तासुर दिया है ट्रंप ने अपने कैंपेन में, अपने स्टेटमेंट में, उससे अंदाज़ा होता है कि ट्रंप के आने के बाद ये मामला मध्यम पड़ जाएगा, इसलिए कि जिस अंदाज में यूक्रेन की मदद की जा रही थी डॉलरों के हिसाब से, आम डोमिनेशन के हिसाब से, उसमें काफ़ी खातरख्वाह कमी हो जाएगी। और इसीलिए जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने बयान दे दिया है कि किसी सूरत में भी अगर जंग बंदी की बात होती है तो हम करेंगे, यानी कि वो उनको पता है कि जो बाइडेन फंडिंग ख़त्म की जाएगी, नेटो कमज़ोर होती जाएगी, सपोर्ट कमज़ोर होती जाएगी, लिहाजा खुद ब खुद जंग को बंद करना पड़ेगा। और जाहिर है ट्रंप की हमेशा मरासिम पुतिन से बेहतर रहे हैं। तो एक तो इसका ये सिलसिला रहा। दूसरा, आपने इंट्रो में बात की है कि ये G20 की, जब दुनिया के 193 कंट्रीज जो है कुछ नहीं कर सके, रेजोल्यूशन पास कर करके थक गए, और साथ साथ वो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास करके थक गए, लेकिन दुनिया में अमन आने का नाम ही नहीं ले रहा है। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से अगर देखा जाए, तो उस लिहाज से देखा जाए तो नहीं लगता कि G20 के ये ममालिक जो इस वक्त तकरीबन 27 के करीब पहुंच गए हैं, वो किसी सूरत में इतने ज़्यादा बासर हो सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन से ज़्यादा बासर होते हुए वो दुनिया में अमन ले आएँ, शांति ले आएँ, और दुनिया को अमन का गहवारा बना दें। तो नहीं लगता। हाँ, ये डिप्लोमेसी में कंसिस्टेंसी होती है, ये मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, G20 हो गया, या सबसे बड़ा मल्टीलैटरल फोरम तो यूनाइटेड नेशंस बाय इटसेल्फ, इसी तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी मल्टीनेशनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, और ये अपना अपना अगर हिस्सा डालते जाएं तो कम से कम किसी न किसी स्टेज पर शायद कोई कान धरी जाए। लेकिन मिडिल ईस्ट के हवाले से बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कोई मध्यम होगी बात, या कंप्लीटली आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर, क्योंकि यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा हो, ब्रिक्स का फोरम हो, G20 हो, शंघाई ताउन तंजीम हो, लग यही रहा है कि सब जगह बातें हैं, कोई एक्शन है नहीं। सर, दुनिया का मुस्तकबिल अगर हमने इन जंगों को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने इजराइल को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने रशिया यूक्रेन वॉर को कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने कश्मीर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया,
तो यकीनन आई थिंक दुनिया का मुस्तकबिल बड़ा ख़तरनाक होगा। थैंक यू जमील अहमद खान साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम और मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त हमारे लिए निकाला। व्यूअर्स, प्रोग्राम के आखिर में मैं VPN के मसले को डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जिनका मैं बेहद एहतराम करता हूँ और मैं शुक्र अदा करूँगा उनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर। मुफ्ती साहब, इस VPN के मामले पर जिस तरह हमारी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फतवा निकाला और फिर उस फतवे की वजाहतें देने लगे, हुकूमत ने मजाक उड़ाया, तो सर हमने जो थोड़ा बहुत आप जैसे बुजुर्गों से सीखा है, आलिम दीन से सीखा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तक, इमाम हनफी, हम्बली, शाफी, मालिकी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम तर अल्लाह के प्यारे बंदों ने बादशाहों की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उन्होंने अपने इस्लामी नज़रियात की कुर्बानी नहीं दी। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में मजहब फरोशी इस उरूज पर है कि मजबूरन उनको हाँ में हाँ तो मिलानी है और फिर उनको फतवे भी जारी करने हैं और फिर उनकी बेइज्जती भी होनी है और लोग बोलते हैं कि कैसे फतवे जारी कर रहे हैं, हमारे उलमा को क्या हो गया है। मेरी नज़र में पाकिस्तान में मजहब फरोशी की वजह से आज मुनाफिकत उरूज पे है। योर व्यूज ऑन इट मुफ्ती साहब। बुनियादी तौर पर तो देखें, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस बहस पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फतवा दिया है VPN के खिलाफ, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या उसी बहस पर जो टेलीविजन है उसकी स्क्रीन जायज है? जो आपके हाथों में मोबाइल पकड़ा हुआ है, ये मोबाइल जायज है? क्योंकि आप अगर पॉजिटिव इस्तेमाल भी करेंगे मोबाइल के ऊपर और उसमें अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो उसमें लामहला आपको गैर महरमों की तस्वीर ऑटोमेटिकली आएंगी, इश्तिहारात आएंगे, नीम कुरियां लोगों पर नजर पड़ेगी। मुमकिन ही नहीं है कोई बंदा कहे नहीं जी मैं फलां वेबसाइट इस्तेमाल करता हूँ, मैं फलां चीज कर रहा हूँ। मुमकिन ही नहीं है। ये आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि जब मोबाइल बंदा सोशल मीडिया यूज करे तो वहां पर गैर महरम औरतों पर नजर ना पड़े या औरतों की गैर महरम मर्दों पर नजर। तो अगर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में अखलाकी जुर्रत थी तो सबसे पहले उनको चाहिए था वो इस इंटरनेट के खिलाफ, वो इस मोबाइल के खिलाफ या टेलीविजन की स्क्रीन के खिलाफ वो फतवा देते। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मुतखैज़ किस्म का फतवा है। दीन का ये मतलब नहीं है कि आप जनाब कुछ इस किस्म के फतवाबाजी करें कि जो दीन का ही उल्टा मजाक बने। पर सर ऐसा काउंसिल जो ताकतवर, तो मैं तो ये कहूंगा कि हर वो काम कि जो मुफ्ती अल हराम हो वो शरीयत की जुबान में वो हराम है, चाहे वो मौलवी कर रहा हो, पीर कर रहा हो, सियासतदान कर रहा हो या कोई इदारा कर रहा हो, हर वो काम जो मुफ्ती अल हराम हो वो हराम है। और तो अगर मुफ्ती साहब हुकूमत के कहने पर, रियासत के कहने पर फतवे देना शुरू हो जाए तो वो भी हराम है सर? जी, अगर कोई आलिम दीन हुकूमत रियासत के कहने पर फतवे दे तो वो भी हराम अमल हुआ सर? सॉरी मैं आपकी बात को नहीं समझा, शायद लाइन आपकी रियासत के कहने पर कोई आलिम दीन अगर फतवा जारी करे तो वो भी हराम फेल हुआ सर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर वो इस्लाम के मनाफी है, अगर वो चीज हराम को बयान करना, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। वक्त खत्म हो गया। हनीफ कुरैशी साहब, सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, सॉरी, थैंक यू सो वेरी मच। हनीफ कुरैशी साहब, हम आपसे दोबारा रुजू करेंगे, आपको दम मिलेंगे, इस इशू को तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज का वक्त तमाम हुआ। सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक दीजिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।